हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 475 प्लस पर स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं अपने कही हुई बातों पर उतर नहीं पाया। ये हमारी पहली गलती हो सकती है और ये हमारी आखिरी गलती भी है कि हम अपनी यूट्यूब चैनल पर पहली बार 7 दिनों की छुट्टी दे दी। अब आई एम रियली सो सॉरी फॉर दिस। लेकिन आगे से ऐसी गलतियां कभी नहीं होंगी, हम ध्यान रखेंगे। ये हमारी पहली और आखिरी गलती होगी दोस्तों। ठीक है, हमने आपको बताया था जो गलती हुई थी उसे मानना में तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने अपनी गलती ही आगे सबसे पहले मानी आपके सामने में कि हमसे जो गलती हुई कि हमने बोला था कि हम 1, 2 और 3 को आपकी क्लासेस लेंगे, वो भी किसकी, फिजिक्स की, बट हमसे ये हो नहीं पाया फॉर दिस रीजन कि हमें होली के लिए घर जाना पड़ गया। कोई होली के लिए हमें घर जाना पड़ गया और एक तरह से आपके लिए तो अच्छी बात हुई, लेकिन हमें दुख हो रहा है कि हमने 3 दिन जो बोला वो हम कर नहीं पाए। उसके बाद कि हमने बोला था कि हम 6 तारीख को लाइव आएंगे, हम आने ही वाले थे, मगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि 6 और 7 हम लाइव नहीं आ पाए। देखिए 8 तारीख को हम चाहते तो लाइव आ सकते थे, मगर हमने सोचा अभी थम जाते हैं क्योंकि हमसे जो गलती हो गई है उसको सुधारना तो पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए 7 दिन की छुट्टी हो गई आपकी, लेकिन हो गई तो हो गई। लेकिन अब से हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर रहेंगे। क्या रहेंगे मेरे भाइयों, रेगुलर रहने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीजों को समझने भी वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। मैंने कहा था कि हम लोग 10 बजे लाइव आके केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट मेरे भाई बट क्या होगा ना कि अभी हम लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का फिजिक्स, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 7 दिन की छुट्टी हो गई, 7 डेज क्या हो गए, छुट्टी हो गई है, हॉलीडे हो गई है। तो इस वजह से पहले जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में 7 लेक्चर जो कर चुके हैं, 6 या 7 लेक्चर, उसका रिवीजन पहले ज्यादा जरूरी है। और जो इन्फॉर्मेशन हमको देनी चाहिए केमिस्ट्री को लेकर, वो भी हम देने आए हैं। वो भी क्या हम देने आए हैं आपको केमिस्ट्री को लेकर कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। देखिए भाई, पहले तो मैं बहुत ही सॉरी मांगता हूँ आपसे कि ये गलती हो गई, लेकिन आगे से हमेशा ये याद रहेगी कि ये गलती हमसे ना हो। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा है। ठीक है, हाँ ये है कि अभी हम लोगों ने इसे पूरा खत्म नहीं किया, लेकिन हम आपको 15 मार्च तक, मैक्सिमम 15 मार्च तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा फिजिक्स खत्म हो जाए 15 मार्च तक। ठीक है, 15 से 18 मार्च तक हमारा फिजिक्स खत्म हो जाना चाहिए, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। देखो दोस्तों, अगर हम बात सही में बोले तो अभी तो आप लोगों का 9th का एग्जाम होने वाला होगा। 9th का एग्जाम होने वाला होगा, शायद वो 16 मार्च से। किससे? 16 मार्च से। ठीक है, 16 मार्च से आपका 9th का एग्जाम है। उसके बाद आपका एडमिशन होगा 10th में। क्या होगा? एडमिशन होगा 10th में। फिर उसके बाद आपका टेस्ट एग्जाम होगा। क्या होगा? टेस्ट एग्जाम होगा। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा। उसके बाद आपका सेंटअप एग्जाम होगा। उसके बाद आपका एनुअल एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा? एनुअल एग्जाम होगा। ठीक है, हम ना इस 4 के ही हिसाब से काम करेंगे। इसके आने तक हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। इसके आने तक हम आपका सिलेबस क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चुनिंदा नहीं मतलब करेंगे तो हम लोग सारा क्वेश्चन, लेकिन चुनते हुए भी जाएंगे कि हमें इस पे ज्यादा फोकस रखना है, इस पे ज्यादा फोकस रखना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा, और हर बार जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड वही क्वेश्चन पूछे जो कि वो पूछ चुका है। ठीक है, ऐसे तो कहते हैं कि 10th में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी कोशिश तो कोशिश होती है भाइयों। तो कोशिश तो जरूर करेंगे कि उन क्वेश्चंस को भी कराया जाए जो कि बिहार बोर्ड नहीं पूछा है। में भी हो सकता है कि इस बार उसका मूड चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सेंटअप एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे। देखो क्या करना है, यहाँ आते आते हमें 80% सिलेबस खत्म करना है। कहाँ तक? हाफ ईयरली तक आते आते हमें 80% सिलेबस को एंड करना है, ताकि हाफ ईयरली से सेंटअप तक के एग्जाम में आप 20% तो तैयारी कर सकें। 20% तो तैयारी कर सके, साथ ही साथ
इस दोनों का, ये जो टेस्ट एग्जाम से पहले का जो सिलेबस होगा और हाफ ईयरली से जो पहले का सिलेबस होगा, उसका रिवीजन भी ढंग से कर सके, तब ना आप सेंटअप एग्जाम में जाके अपने मन से लिख के आइएगा। और मेरी बात मानिए, आप सेंटअप एग्जाम में एक बार, हम जानते हैं कि टेस्ट के एग्जाम में आजकल के बच्चे चोरी करते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली में भी चोरी करते हैं। अरे मेरे भाई सेंटअप में मत करो, हम क्या बोल रहे हैं, सेंटअप में मत करो। क्यों? क्योंकि सेंटअप के बाद ना पक्का 3 महीना बचता है। कितना महीना बचता है? 3 महीना बचता है। और इस 3 महीने को यूज करो, तुम्हारा सिलेबस तो यही खत्म हो गया सेंटअप आने से पहले। हम चाहते हैं कि सेंटअप आने से पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म हो। क्यों हो? क्योंकि तुम उसके बाद फिर परसिप रिवीजन करो। क्या होता है सेंटअप के बाद? सेंटअप के बाद क्या होगा, जैसे आपका दिसंबर खत्म होगा, दिसंबर खत्म, ठीक है, जैसे आपका दिसंबर खत्म होगा, जनवरी में एडमिट कार्ड लेने जाना होगा, एडमिट कार्ड लेने जाना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, फिजिक्स और फिजिक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब साइंस का, और एक एसएसटी का होता होगा, सोशल साइंस का। तो ये सब के लिए जाना होगा, तो उसमें क्या होगा ना, आप अपना माइंड वहां दे दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेंटअप से पहले आप अपना सिलेबस खत्म करें, सेंटअप में खुद से बनाकर आए, और सेंटअप के 3 महीना, जो 3 मंथ आपके पास बचा हुआ है, वो हमें दे और खुद को दे। हमें तो 20% दे, 100% का 20% हमें चाहिए सेंटअप के पास, लेकिन 80% आपको खुद लगाना चाहिए, तो आता है नंबर। सेल्फ स्टडी से ही मेरे भाई नंबर आता है। कोई तुमको 75, कोई तुमको दिन भर पढ़ा रहा है ना यूट्यूब पर, बेकार पढ़ा रहा है, चाहे तुमको कहीं भी पढ़ा रहा है, वो बेकार पढ़ा रहा है। तुमको दिन भर रटवाने से कोई फायदा नहीं है। तुम क्या कर लोगे रट के? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे रट के, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करो। 80% अभी तुम पढ़ो ना, अभी तुमको जितना पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ो, अभी पढ़ो, अभी तुम सिलेबस से फोकस करो, ये सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है। हाँ, लेकिन सिलेबस खत्म करने के साथ साथ ही नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का बोलते जा रहे हैं, नहीं, रिवीजन करते चलना। इसीलिए हमने अपने प्लान में क्या रखा है, देखो, सुनो, बात सुनो। एक बार तो चैप्टर हम लोग का लेक्चर वाइज खत्म होगा ही। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं, 15 लेक्चर लग गए। उसके बाद एक लेक्चर हम उसका वन शॉट लेंगे। कौन सा लेंगे? वन शॉट लेंगे, ठीक। इसे तुम अपना रिवीजन समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? रिवीजन समझ सकते हो। फिर तुम कहोगे सर अब ये चैप्टर कब पढ़ाई होगा, आपने शुरू में तो ये पढ़ा दिया, अब ये हम पढ़े या आप पढ़ाइएगा? हम कहेंगे आप पढ़िए, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेवारी है कि हम आपको रिवीजन कराएं। तो हम फिर से पढ़ाएंगे इस लेक्चर को, जब हमें मौका मिलेगा 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, हम फिर से इसको लेकर आएंगे वन शॉट वीडियो को अगेन। और ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके डाल रहे, नहीं, लाइव आएंगे। वन शॉट के लिए तो हम हमेशा आपके सामने लाइव आएंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस को देख सके, आपके मन में क्या डाउट आ रहा है, क्योंकि पढ़ने के बाद डाउट आता है, और सेल्फ स्टडी में तो बहुत ज्यादा डाउट आता है। इसीलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रिवीजन की भी जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन हमसे ज्यादा आपकी है, क्योंकि 80% सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी चाहिए। हम लोग तो सिर्फ 20% के लिए आए, हम तो सिर्फ 20% के लिए आए मेरे भाई। अब देखो, आज के लिए तो मैंने, देखो, नॉलेज हम आपको बहुत कुछ दे दिए कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे बर्बाद कर दिए। बर्बाद हमने समय किया, आपने नहीं किया, हमने किया, ये हम मानते हैं, ये हमारी गलती है, लेकिन हम उसको सुधारने आ रहे हैं। आप भी सुधारिए, ठीक है, आप भी सुधारिए। होगा क्या, 3 मंथ बचा होगा, तब तुम लोगों को रियलाइज होगा 3 मंथ में, सेंटअप एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठोगे तब लगेगा पढ़ लेते तो अच्छा होता। फिर चोरी करके दे के आओगे, अरे यार चोरी करके आ तो गए, फिर देख लेंगे। नहीं मेरे भाई, उस समय जो रियलाइज हो उसको दिल में बैठाओ, उसको दिमाग में बैठाओ, और आके पढ़ाई शुरू करो। फिर क्या होता है ना, टेस्ट देने के बाद, टेस्ट वाला एग्जाम देने के बाद हाफ ईयरली में भी यही करके आते हो, फिर सेंटअप में भी यही करके आते हो। सेंटअप देने के आगे बोलते बोर्ड में तो ये नहीं होगा, अब तो पढ़ना होगा, 3 मंथ ढंग से पढ़ना होगा। उसमें भी 3 मंथ में क्या होता है, 1.5 मंथ तो तुम लोग ऐसे ही पार कर दोगे। बच्चे 1.5 मंथ में सोचोगे पूरा सिलेबस रट्टा मार जाए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, अभी से पढ़ो, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें समझ में आएंगी, और जो तुमको 11th-12th पे बहुत मदद करेंगी, ठीक है। ठीक, अभी हम लोग चल रहे हैं अपने फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। और हाँ, थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश पर फोकस करना ही चाहिए, कि भाई हमें इंग्लिश के भी वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ बताएं, याद रखें। शेड्यूल हम बहुत जल्दी लेके आएंगे कि हम इस टाइम में लाइव आने वाले हैं, इसको लेकर, इस टाइम में लाइव आने वाले हैं, इसको लेकर। और
सब्जेक्ट को भी लेकर कि इस दिन ये पढ़ाई होने वाली है, इस दिन ये पढ़ाई होने वाली है, इस दिन ये पढ़ाई होने वाली है, ये सब कुछ लेकर हम बहुत जल्द आपके सामने आने हैं। और एक और वीडियो आज हम लोग का आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो केमिस्ट्री हम जो शुरू करने वाले हैं, हमने कहा था ना कि हम 10 को लाइव आएंगे लेकिन नहीं आ पाए, तो जो हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, हर चैप्टर से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है कि उसमें हम कितना देर तो हो ही जाता है, मैक्सिमम 40 मिनट आपको जाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हमारी कि 40 मिनट से 45 मिनट मैक्सिमम जाए, उससे ज्यादा नहीं। 30 से 35 हमने बोला था, 25 से 30 बोला था, लेकिन जैसा चैप्टर है उसमें अगर जाने के बाद टॉपिक जल्दी खत्म होता नहीं है, तो इसलिए टाइम चला जाता है। तो आगे भी कोशिश यही रहेगी कि टॉपिक कवर हो जिसमें आपको समझ आए, ये नहीं कि कम टाइम में तो टॉपिक जल्दी खींचे, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक को इजिली ढंग से समझाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर को हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, रिएक्शन लेकर, मतलब जिसको कि केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का पहला, उसको लेके आने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, हर एक का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से धरने वाले हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है, बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आता है, तो एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा धरने वाले हैं, ठीक है। आओ हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। क्लास 10 है, क्लास 10 है। और एक बात तो है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम हमने ऐसे नहीं रखा, हम चाहे ना, हम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं ना मेरे भाई, हमको नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन तुम पढ़कर देखो, तुम पढ़कर देखो, तुमको खुद अच्छा लगेगा, तुमको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने आज केमिस्ट्री पढ़ा। लेकिन सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं, तुम खुद से उस चीज को पढ़ोगे ना, तो तुमको अच्छा लगेगा कि ओ ये कह रहा था ये चीज, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो इस चीज पर क्या करो, फोकस करो, खुद के सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। किस पे ध्यान दो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो, सेल्फ स्टडी पर क्या करो, ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के लेक्चर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो हम लोगों ने 7 दिन छुट्टी ले ली है, तो हमें पता है कि 7 दिन में होली आई, और मतलब कि आप लोग पढ़े, मुश्किल से हो सकता है 3-4 घंटा पढ़े हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर एक बार आपको क्या देंगे, माइंड मैप देंगे कि आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो माइंड मैप मैक्सिमम 15 मिनट का है हमारा, लेकिन फिर भी अच्छे से समझाना तो हमारी जिम्मेवारी होती है। चलो ठीक है, देखते हैं, शुरू करें, शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर 1 पर आते हैं। किस पर आते हैं, लेक्चर 1 पर आते हैं, लेक्चर 1 पर आते हैं। लेक्चर 1 पर आए, लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था, आपको सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दिया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है, किरण कितने प्रकार के होते हैं, एंड ये सब कुछ बताया। उसी तरह से लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले देखा था कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश क्या होता है, क्या देखा था कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या देखा, प्रदीप्त पदार्थ। देखिए बहुत जगह क्या पढ़े होंगे आप, प्रकाश स्रोत, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है ना, प्रकाश स्रोत पढ़ाया जाता है। मेरे हिसाब से प्रकाश स्रोत कुछ ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि प्रदीप्त, और मेरे हिसाब से प्रदीप्त पदार्थ और प्रकाश स्रोत दोनों एक चीज है। क्यों, क्योंकि प्रकाश स्रोत भी वही है जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित होता है, और प्रदीप्त पदार्थ भी वही है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। हो सकता है कोई अलग अलग बोले, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों का डेफिनेशन एक है, दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन दोनों को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि दोनों के डेफिनेशन क्या है, सेम है, ठीक है। प्रदीप्त पदार्थ जिससे कि प्रकाश क्या हो, उत्सर्जित हो, उसे ही प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसे दीप्तिमान पदार्थ भी कहते हैं। कौन सा पदार्थ, दीप्तिमान पदार्थ, ठीक। प्रदीप्त पदार्थ के बाद अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, पहला होता है प्राकृतिक, और दूसरा होता है मानव निर्मित, ठीक है। प्राकृतिक में क्या आते हैं, सूर्य और तारे, क्योंकि तारे के पास भी अपना प्रकाश होता है। और मानव निर्मित, जिसके पास की खुद का प्रकाश है। कौन कौन, बिजली का जलता हुआ बल्ब, हम डायरेक्ट बल्ब लिख रहे हैं, लालटेन लिख रहे हैं, दिया लिख रहे हैं, मोमबत्ती लिख रहे हैं। मोमबत्ती खाली मोमबत्ती नहीं, जलती हुई मोमबत्ती, दिया भी जलता हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ इससे भी अपना काम चला सकते हैं, बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती इत्यादि।
इसमें भी क्या कर देते हैं, इत्यादि लगा देते हैं। क्या पता, हमें स्पेस का तो पूरा नॉलेज है नहीं कि किसके पास अपनी लाइट है किसके पास नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इत्यादि कर देते हैं, ठीक है। अप्रदीप्त पदार्थ, जिसके पास की लाइट नहीं है, जिसके पास की अपना प्रकाश नहीं है, जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे सबसे पहले आप चंद्रमा लीजिए, उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, उसके बाद बताइए बताइए, उसके बाद आप टेबल ले सकते हैं, टेबल ले लीजिए, टेबल बोलना तो अच्छा नहीं है, टेबल हो गया, आपके पास आपकी पुस्तक होगी, ठीक है, आपके पास आपका कलम होगा, उसके बाद इत्यादि लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अप्रदीप्त पदार्थ के बाद क्या आता है, बताओ बताओ, अप्रदीप्त पदार्थ, लेक्चर 1 रिवीजन जो भी किए होंगे उसको याद होगा। अप्रदीप्त पदार्थ के बाद हमने क्या देखा था, अप्रदीप्त पदार्थ के बाद हमने देखा था कि भाई प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश का एक गुण होता है कि वह सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे कि प्रकाश किरण कहा जाता है। सीधी रेखा में गति को, सीधी रेखा में गति को, सीधी रेखा में गति को प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरण और किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यही पढ़ा था कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, 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 क्या पढ़े थे हम लोगों ने, किरणों के समूह को या प्रकाश किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज के बाद क्या था, याद करो याद करो याद करो, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता था समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जिनमें की किरणों के बीच की दूरी एक जैसी होती है, देखो देखो किरणों के बीच की दूरी क्या है, एक जैसी है, और एक जैसी होगी तो ये कभी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब देखो यहाँ से एक और बात समझ में आई, यही है सेल्फ स्टडी का फायदा। समांतर किरण पुंज जब आप पढ़िएगा तो समांतर किरण पुंज में क्या पढ़िएगा कि भाई समांतर किरण पुंज, इस दोनों के दो किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, और जब समान होगी तो दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ऐसी कौन सी किरण पुंज है जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो समांतर किरण पुंज है जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और एक बात इसमें हमने आपको बताई थी कि अनंत से आने वाली किरण पुंजों को समांतर किरण पुंज में माना जाता है, अनंत से आने वाली किरणों को किसमें माना जाता है, समांतर किरण पुंज, ठीक है, किसमें माना जाता है, समांतर किरण पुंज में माना जाता है। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, याद करो, अप मतलब ऊपर जाना, अप मतलब ऊपर जाना, माने माने एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी, एक बिंदु से निकलकर क्या हो जाएगी, फैलती चली जाएगी, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इनमें दो किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, दो किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखो ऐसे ऐसे फैलती जाएगी ना, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इस दोनों के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कुछ बड़ी, यहाँ पे कुछ बड़ी, यहाँ पे कुछ बड़ी, मतलब दो किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, या दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है बताओ, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, देखो अपसारी मतलब क्या हो गया, एक किरण से निकलकर फैलते चले जाना, एक किरण से निकलकर फैलते चले जाना, और इसका मतलब होता है कि एक किरण में आकर सिमट जाना, एक किरण में आकर क्या होना, सॉरी एक बिंदु में आकर सिमट जाना, या फिर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होना, मतलब ये एक बिंदु से आ रही है या फिर एक बिंदु पर जाकर मिल रही है, प्रतीत होना और मिल रही है, ठीक, ये क्या हो रही है, एक बिंदु पर जाकर मिल रही है, इसमें किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, इससे निकल रही है, ठीक है, किसी चीज से निकलकर ऐसे अलग अलग हो गए और किसी एक चीज पर आकर सिमट गए, तो इसमें दूरी का बढ़ना और घटना हुआ। उसी तरह से अपसारी में जब हम फैलते हैं तो दूरी बढ़ती है, और अभिसारी में जब हम सिमटते हैं तो दूरी घटती है, समझ गए, यही दोनों में डिफरेंस है। और समांतर किरण पुंज में दूरी क्या रहती है, एक जैसी रहती है, समांतर रहती है, ये कोई प्रतिच्छेद नहीं करती, और ये किरणें एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। उसके बाद हमने इसमें देखा था पारदर्शी माध्यम, क्या देखा था, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रहा था, क्या देखा था, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या था, जिससे कि प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाती है, आर पार हो जाए, प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। फिर
अपारदर्शी समझिए, उसके बाद देखिए पारभासी समझ में आएगा। अपारदर्शी माध्यम क्या होता था? जिससे कि प्रकाश की किरण पार ही ना हो, आर पार ही ना हो, जिससे कि प्रकाश की किरण क्या हो, आर पार ना हो, आर पार ना हो, आर पार ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। तीसरा चीज, अपारदर्शी के बाद, अपारदर्शी के बाद पारभासी। क्या? पारभासी। पारभासी माध्यम क्या? जिससे कि प्रकाश की मात्रा आंशिक रूप में आर पार हो। क्या हो? आंशिक रूप में, आंशिक रूप में आर पार हो, उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। चलो भाई, अब अगर तुम याद करो तो लेक्चर 1 में हमने सिर्फ आपको दिखाया था, अब एक लास्ट वो था प्रकाश का परावर्तन। क्या था? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हमने सिर्फ उसके बारे में आपको दिखाया था कि एक किरण आएगी, एक किरण जाएगी, आपतन कौन बनेगा, परावर्तन कौन बनेगा, अभिलंब बनेगा, माध्यम अपारदर्शी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, तब प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो होगा, नहीं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो नहीं होगा। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करती है उसे समरूप परावर्तन, और जो नहीं करती उसे असमरूप परावर्तन कहा जाता है। समरूप परावर्तन के लिए चिकनी सतह होनी चाहिए, और समरूप परावर्तन के लिए खुरदरी सतह होनी चाहिए। ये सारी कुछ बताया था हमने, लेकिन उसे हम लोग लेक्चर 2 और 3 में पढ़े थे ना, तो ये लेक्चर 1 तो हमने इतना ही पढ़ा था, तो ये लेक्चर 1 का रिवीजन हो गया। अब लेक्चर 2 और 3 और 4 और 5 6 7 करते हैं, ठीक है, लेकिन अब जल्दी जल्दी करते हैं, धीरे धीरे बहुत हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए 7 लेक्चर है, अगर मैक्सिमम सोचिए तो 30 मिनट का भी सोचते हैं तो 210 मिनट मैक्सिमम, 330 आवर का, ठीक है। और 330 आवर को 1 आवर में कंप्लीट करना ही तो 1 शॉट होता है मेरे भाई, तो 1 आवर में तो हो जाना चाहिए क्या भाई? हाँ, हो जाएगा। चलो लेक्चर 1 होने के बाद लेक्चर 2 की ओर आते हैं। लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रकाश का परावर्तन, और उसमें हम लोगों ने सिर्फ उतना ही देखा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसके पदों को परिभाषित किया। तो लेक्चर 2 तो तुरंत हो जाना चाहिए क्या, क्योंकि ये तो अभी वाले बच्चों को आराम से आता होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण या फिर प्रदीप्त पदार्थ से आती हुई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेक्चर 2, लेक्चर 2, लेक्चर 2, लेक्चर 2 में क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन लिखते हैं, क्या था, किसी अपारदर्शी, डेफिनेशन हमने लिख रहे हैं, हम समझा रहे हैं, ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु से, किसी किसी प्रदीप्त पदार्थ से, किसी प्रदीप्त पदार्थ से आती हुई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद, टकराने के बाद, ये एक अपारदर्शी वस्तु हो गई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया कि वापस उसी माध्यम में आके वापस लौट जाने की क्रिया को, उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि पहला तो एक प्रदीप्त पदार्थ होना चाहिए जिससे कि प्रकाश की किरण आ रही है, और दूसरा कि सतह जो है वो अपारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए। सतह कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए। अब कहेंगे पारभासी में होगा, हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पारभासी से तो किरण पार हो जाएगी। देखिए होता है, हल्की मात्रा में होता है, ठीक है, लेकिन टेंथ के हिसाब से नहीं होता, ठीक, होता है पारदर्शी माध्यम से भी। अब आप कहिएगा कांच को हम कैसे देख पाते हैं जब उससे परावर्तन नहीं होता है, लेकिन हल्की मात्रा में होता है, ठीक है। सतह क्या होती है? अपारदर्शी वस्तु होती है, ठीक है। अब देखो यहीं से हम ना एक चीज शायद छोड़े होंगे तो उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम टर्म को समझते हैं, टर्म जो जो टर्म आने वाले हैं। सबसे पहले आने वाला है आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी किरण? प्रदीप्त पदार्थ से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या फिर अपारदर्शी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसका मतलब ये वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण है। ये वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण है, ठीक। फिर आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं?
आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक ठीक है। आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाली किरण परावर्तित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आपतन बिंदु से खींचा गया जो ये लंब है इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ठीक। अब उसके बाद आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तित किरण कहते हैं और परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोण आर। क्या कहते हैं, कोण आर। ठीक ठीक मेरे भाई, इतना क्लियर हो गया? आपके मन में आया होगा हाँ हो गया। अब इतना ही तो पढ़ा था हमने सेकेंड लेक्चर में, लेकिन एक चीज और बता देते हैं, वो सुन लीजिए। मैं भी अब देखो क्या है कि ये अभिलंब सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है। अगर आपसे पूछे कि अभिलंब आपतन कोण के साथ कोण बना रही है तो उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तन कोण के साथ बनाती है तो उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है कि जब परावर्तन के नियम का फॉलो हो, ऐसे नहीं भी हो, तो आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, यानी अपारदर्शी सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तब तक आप उसको सोचिए। हम यहाँ पे टर्म बता रहे हैं कि आपतित किरण के बाद हमने परावर्तित किरण पढ़ा और परावर्तित किरण के बाद हमने आपतन बिंदु देखा। आपतन बिंदु के बाद हमने आपतन बिंदु के बाद क्या देखा था बाबू, आपतन कोण देखा। आपतन कोण से पहले अभिलंब देखा था और एक परावर्तन कोण देखा। ठीक है। अब वो बात हम लिख रहे हैं जो हम आपको बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अभिलंब यानी आपतन बिंदु से खींचा गया लंब आपतन कोण के साथ, आपतन कोण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। अभिलंब आपतन बिंदु के साथ अपारदर्शी सतह के साथ, सॉरी गलत हो गया, अभिलंब अपारदर्शी सतह के साथ, सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया था। अभिलंब अपारदर्शी सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, कुछ इस तरह से। ये हो गया सतह और ये हो गया अभिलंब, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक, ये समझ गए। लेक्चर नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं, शायद हमने भूल गए होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बताना। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ नहीं होता मेरे भाई। प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ नहीं होता। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु में एक गुण होता है कि वो कुछ, मतलब प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब ऊर्जा किसी वस्तु से टकराती है ना तो उसे वो अपनी ऊर्जा दे देती है। मतलब जब, जैसे कि हम कुछ एनर्जी से इसमें अगर मारते हैं तो मेरा कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर जाता है, तब ना जब हम इसमें मारते तो ये पीछे की तरफ जाता है, कुछ एनर्जी जाती है। ठीक है। तो वो जो एनर्जी गई, वो जो एनर्जी इसने अवशोषित की, वो उसके कण, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनसे परावर्तित हो जाती है। उसमें क्या होती है, उससे परावर्तित होकर ये चारों तरफ फैल जाती है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। नहीं समझे तो अच्छा से समझिए। जब यही कारण होता है जो कि अंधेरे कमरे में आपको वस्तुएं दिखाई देती है हल्की हल्की। क्या होता है, कमरा जब अंधेरा होता है तो उसमें धूल कण उड़ रहे होते हैं, सूक्ष्म कण उड़ रहे होते हैं, तो उनमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है ना तो वो प्रकाश की कुछ किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और उसे क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सिंपल परिभाषा समझिए, अंधेरे कमरे में या फिर सूक्ष्म कण या धूल कण के द्वारा प्रकाश की कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद उसे परावर्तित कर दिया जाता है चारों ओर क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है, जिसे कि प्रकाश, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बस सिंपल सी चीज है प्रकाश का प्रकीर्णन को समझना। ठीक है भाई।
अगर हमसे मिस हुआ होगा तो हमने बता दिया, नहीं तो आपके नोट्स में ये मिल जाएगा आपको जिस दिन लेक्चर खत्म होने वाला होगा। ठीक है, अब देखो हम लेक्चर नंबर 3 में आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में इस चित्र को रहने देते हैं, इस चित्र की जरूरत पड़ेगी। लेक्चर नंबर 3 में जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम सबसे पहले ये बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को याद करिए। हम पटाख से मार रहे हैं, कौन आई बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, दूसरा क्या कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल या समतल पर होते हैं, एक ही तल या समतल पर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का प्रकार था। प्रकाश के परावर्तन का प्रकार सबसे पहला क्या था? समरूप परावर्तन। समरूप परावर्तन क्या होता है? समरूप परावर्तन के लिए पहली बात तो अपारदर्शी वस्तु की सतह क्या होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। और दूसरा रूल भी फॉलो होना चाहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही समतल पर होने चाहिए। शॉर्ट लिख दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे क्या होना चाहिए? एक ही समतल पर होना चाहिए। ठीक है, चिकनी सतह के लिए ये होना जरूरी। ठीक है, चिकनी सतह के लिए ये होना क्या है? जरूरी है। लेकिन समरूप परावर्तन के लिए ये होना जरूरी है, लेकिन असमरूप परावर्तन के लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, असमरूप परावर्तन तो होता ही उसी वजह से उसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम फॉलो ही नहीं होता। ठीक है, क्या ना गर्मी है, बोलते बोलते पानी प्यास बहुत लग रही है। ठीक है, समरूप परावर्तन में क्या होता है? असमरूप परावर्तन। असमरूप परावर्तन क्या होता है? देखो, असमरूप परावर्तन क्या होता है कि असमरूप परावर्तन के लिए सतह क्या होनी चाहिए? खुरदरी होनी चाहिए। सतह कैसी होनी चाहिए? खुरदरी होनी चाहिए। और इसमें कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता है। और आपतित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक समतल पर तो होते हैं, क्योंकि अब भाई तुम बताओ, अब ये मेरा अपारदर्शी वस्तु जहां होगा वहीं पर ना होगा। देखो होता क्या है बताते हैं। जब इसमें अगर आती है किरण तो समांतर आती है, समांतर जाती है, जिस वजह से कोण आई बराबर कोण आर होता है। लेकिन जब अपारदर्शी वस्तु जब खुरदरी होती है तो जिस हिसाब से कोण आती है उस हिसाब से नहीं जाती है। ठीक है, अब यहाँ पड़ गया, यहाँ पे चला गया, तो कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर नहीं हो पाता, यानी समांतर आने वाली किरणें समांतर नहीं जाती है, जिस वजह से कि वहां पे असमरूप परावर्तन होता है। और समांतर आने वाली किरणें समांतर जाती है तो वहां पे समरूप परावर्तन होता है। अब तो ये समझ गए कि समरूप कब होगा? जब सतह चिकनी होगी, और असमरूप कब होगा? जब सतह खुरदरी होगी। ठीक, समरूप परावर्तन की वजह से क्या होता है? दर्पण से, दर्पण पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। और असमरूप परावर्तन की वजह से दीवार पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता, बल्कि हमें दीवार दिखाई देता है। ठीक है, ठीक, चलो भाई, ये हमने लेक्चर नंबर 3 को कर लिया। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में क्या है? लेक्चर नंबर 4 में क्या है? लेक्चर नंबर 4 याद करो, याद करो। लेक्चर नंबर 4 समतल दर्पण। कुछ याद आ रहा है? आपके मन में आएगा, बहुत कुछ याद आ रहा है, हल्का याद नहीं आ रहा है। बहुत सारी विशेषताएं देखी, 10-10 विशेषताएं देखी। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 की बारी रिवीजन का। देख, 1 शॉर्ट वीडियो है, बोर नहीं होना है। चाहोगे तो हम स्पीड में खींच देंगे, बोर हो जाते हैं बच्चे। लेकिन अगर वो इसी चीज को समझे कि हमने ये ऐसे ऐसे पढ़ा था, ऐसे ऐसे पढ़ा था, ऐसे ऐसे पढ़ा था, ये रिवीजन हो गया हमारा। मतलब एक चीज समझ रहे हो, जो मैंने 7 लेक्चर में आपको पढ़ाया 3 घंटा जो भी अभी तक का क्लास हुआ है ड्यूरेशन टाइम, तो लेकिन उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूट रहा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूट रहा। 4 नंबर लेक्चर, 4 नंबर लेक्चर में क्या था? समतल दर्पण। 4 नंबर लेक्चर में क्या था? समतल दर्पण। क्या समतल दर्पण चिकनी कांच की एक प्लेट होती है, जिसके पीछे वाले हिस्से को चिकनी कांच की एक प्लेट होती है, जिसके पीछे वाले हिस्से को रचित किया जाता है
क्या किया जाता है, रचित किया जाता है, अर्थात उस पर चांदी की परत जमाई जाती है और उस पर किसी अन्य गहरे या लाल रंग से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ताकि चांदी की परत जो है वो सुरक्षित रहे। चांदी की परत क्या रहे, सुरक्षित रहे। उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में लंबवत आने वाली प्रकाश की किरण लंबवत ही परावर्तित होती है। ये भी याद है ना कि समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण लंबवत आएगी, जब लंबवत आएगी तो लंबवत ही जाएगी। इस स्थिति में समतल दर्पण, इस स्थिति में आपतन आपतन आपतित किरण जो होती है वो अभिलंब के साथ तो 0 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो याद करो इस स्थिति में आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का, लेकिन आपतित किरण सतह के साथ 90 डिग्री, परावर्तित किरण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, याद रहेगा कि जब सतह पर लंबवत आती है तो लंबवत जाती है, सतह पर लंबवत आती है तो लंबवत जाती है। इसके बाद क्या था, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे भाई, इसके बाद डायरेक्ट है। एक चीज को देखना होता है, वो पार्श्व उत्क्रमण, वही वाली बात है, जो कि दाया रहेगा तो दाया दिखेगा, दाया रहेगा तो बाया दिखेगा, तो उसे हम पार्श्व उत्क्रम या फिर पार्श्व उत्क्रम या फिर पार्श्विक प्रतिलोम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम लोगों ने समतल दर्पण की विशेषता देखनी है। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता क्या थी, याद करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, मतलब आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसे बनता है, इस चीज को हमने बताया ना, उसी के हिसाब से 10 का 10 विशेषता हो जाएगा, 10 का 10 विशेषता हो जाएगा। एक समतल दर्पण लेंगे, एक समतल दर्पण लेंगे, उसपे एक किरण को लंबवत लाएंगे, एक किरण को तिरछी लेके जाएंगे, फिर उसको पीछे लाएंगे, इसको भी पीछे लाएंगे। ठीक है, पीछे लाएंगे, ये आई, ये ओ, ये किरण यहाँ से, ये किरण यहाँ से, तो यहीं पे चली जाएगी, ये किरण यहाँ जाएगी, ये हो गया आपतन कोण, ये मतलब विलंब हो गया। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब देखो क्या विशेषता बनेगी, सबसे पहले काल्पनिक कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो क्या पर्दे पर उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, पर्दे पर नहीं उतारेंगे। दूसरा किसे टूटी रेखा से दर्शाएंगे, हम यहाँ पे टूटी रेखा नहीं दर्शाए, हो गया, टूटी रेखा दर्शा दिए। ठीक है, टूटी रेखा दर्शा दिए। फिर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई सेम होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी, ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। और वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। यानी वस्तु प्रतिबिंब के जितने आगे होगा, प्रतिबिंब उसका दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु अगर x ऊंचाई का है तो x डैश ऊंचाई, मतलब ऊंचाई सेम होगी, बस काल्पनिक है तो डैश लगा दिए, x डैश ऊंचाई का बनेगा। ठीक है, उसके बाद वस्तु का आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। यानी कि आयताकार अगर वस्तु है तो आयताकार प्रतिबिंब भी होगा, आयताकार प्रतिबिंब भी होगा। उसके बाद सुनो, उसके बाद वस्तु कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, आवर्धन +1 होता है। उसके बाद इसमें पार्श्व उत्क्रम बनता है, पार्श्व उत्क्रमण प्रतिबिंब बनता है, उत्क्रमण 9 हो गया। अब 10वां नंबर सबसे हल्का, कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है, लंबवत होती है। वस्तु और दर्पण को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है, लंबवत होती है। समतल दर्पण की विशेषता पढ़ लिए। अब उपयोग में है, उपयोग में क्या है कि सबसे पहले इसका उपयोग हजामती कार्य में किया जाता है, हजामती कार्य में किया जाता है, तीक्ष्ण मोड़ पर इसका उपयोग किया जाता है, तीक्ष्ण मोड़ पर इसका उपयोग किया जाता है। और एक लास्ट, अपने चेहरा को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों ने देख लिया, ये लेक्चर नंबर 4 हो गया। कितना हो गया, लेक्चर नंबर 4 हो गया। लेक्चर नंबर 5 पे आते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। अब देखना ही क्या है, एक प्रतिबिंब को देखना है, किसको देखना है, प्रतिबिंब को देखना है, और फिर गोलीय दर्पण में आ जाना है, जो कि 2 मिनट का काम है, जो कि 2 मिनट का काम है। मतलब एक हिसाब से कहें तो 2 लेक्चर और देखने आपको, जो कि मेरे अब 10 मिनट और चाहिए। कितने मिनट, 10 मिनट, कितना, 10 मिनट। अब देखो भाई, थोड़ा सा अगर फोकस से दिए होंगे तो
आपके उतना देर का समय हमने इतना जल्दी खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए भी, क्योंकि इतना धीरे धीरे पढ़ाना और फिर अचानक से इतने स्पीड में इतना ज्यादा पढ़ा देना लगता है कि बहुत पढ़ा दी, लेकिन अभी वन शॉट भी तो देखना है। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है अभी। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में क्या था? लेक्चर नंबर 5 आसान है। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, बस इतना देखिए पहले, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें गोलीय दर्पण देखना है। गोलीय दर्पण हमारे लिए 5 मिनट का काम होगा, वो भी बहुत हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हमको 5 मिनट दीजिए। कितना मिनट दीजिए? 5 मिनट। ठीक, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है याद आए तो, किसी प्रदीप्त पदार्थ या फिर किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को उस बिंदु का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को उस बिंदु स्रोत को बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब कितने तरह के? 2 तरह, वास्तविक और काल्पनिक। अब देखो, बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु स्रोत को बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। बात खत्म, सिंपल। अगर उस समय भारी लग रहा हो तो अभी डेफिनेशन के साथ हो गया कि किसी बिंदु से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु स्रोत को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह उल्टा होता है, यह वस्तु की तुलना में क्या होता है? उल्टा होता है। और ये क्या होता है? सीधा होता है। इसे सीधी रेखा से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? सीधी रेखा से। और इसे टूटी रेखा से। कैसी रेखा से? टूटी रेखा से। बस हो गया, बस लेक्चर नंबर 5 खत्म। लेक्चर नंबर 6 में आए। लेक्चर नंबर 6 यही खत्म कर देते हैं, झूठ का क्यों जाना उधर मिटाने उठाने। लेक्चर नंबर 6, गोलीय दर्पण। सबसे पहले क्या था? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अरे चलो अच्छे से बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। अब थोड़ा सा तो है ही, तो क्या उसके लिए करना, वैसे थोड़ा अच्छा से बता देते हैं। लेक्चर नंबर 6 क्या देखना है? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, हमने आपको इसको अवतल और उत्तर बताने का तरीका बताया था। क्या? राइट हैंड को पकड़िए और एक बार बाहर स्थित कर दीजिए और एक बार अंदर स्थित कर दीजिए, फिर दर्पण को आधे भाग में बांट दीजिए और ये इसका सेंटर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सेंटर दे दीजिए। अब ये वाला, इस राइट हैंड वाला जो हो गया, राइट हैंड वाला, राइट हैंड के साइड वाला क्या हो गया? राइट हैंड के साइड वाला हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और लेफ्ट हैंड के साइड वाला जो अंदर की तरफ उसका भाग स्थित है उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। कैसा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, कैसा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। अब देखो, ये इसका सेंटर हो गया गोले का और यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी होगी R। ठीक है, तो जो गोले का केंद्र है, जो गोले का केंद्र है, पहले उसे उठाओ। ये रहा इसका केंद्र, तो ये आया इसके साथ यहाँ पर ऐसे C, और इसका आएगा पीछे की साइड, ये आ गया C। ठीक है, यहाँ से इसको मिला दो,
मिला दिए, अब इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। दर्पण हमने बताया था क्या करना है, 6 लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 6 लेना है। आप बनाएंगे ऐसे वाले कॉपी में, ऐसे वाले कॉपी में बनाइएगा, 5 लाइन पकड़िएगा, 30 बीच वाले पर रखिएगा, 2 ऊपर खींचेगा, 2 ऊपर खींचेगा, ये इसके सीधे में जो भी आएगा वो ध्रुव बन जाएगा, कुछ ऐसा प्रकार का बनेगा। तो ये ध्रुव बन गया। ध्रुव जो दर्पण का केंद्र होता है उसे ध्रुव कहते हैं, यानी कि हो गया पी। जो दर्पण का ध्रुव है उसे जो दर्पण का केंद्र उसे कहते हैं पी। उसके बाद जो गोले का केंद्र होगा, जो ऐसे यहाँ पे गोले का केंद्र मान लिए, ऐसे ही रख के ना गोला खींचेंगे और ऐसे ही रख के ना हम दर्पण भी बनाएंगे, ठीक है। 1.5 सुई से बनाएंगे, हाथ से नहीं, ठीक, बता देंगे कैसे बनाना है। केंद्र, जो इसका केंद्र है वो दर्पण के लिए वक्रता केंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र, जिसे सी से डिनोट करते हैं, ध्रुव को पी से। और जो दर्पण की लंबाई होगी, जो वृत्ताकार सीमा दर्पण बनेगी उसे ही दर्पण का क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, ठीक है। वृत्ताकार सीमा, जो वृत्ताकार सीमा होगी दर्पण की, उसे ही क्या कहता है, द्वारक कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये दोनों के लिए चल रहा है, ठीक है, ये दोनों के लिए ही चल रहा है कि दर्पण का जो गोले का केंद्र है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण के केंद्र को ध्रुव, और एक चीज क्या, पी से सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पी से सी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। उसके बाद पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब जो देखना है वो ये देखना है, प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण के दाईं ओर से आएगी, तो आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से टकराती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि अवतल दर्पण में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस को बड़ी एफ से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पी एफ, ये जो पी एफ दूरी है इसे ही फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटी एफ से दर्शाया जाता है। पी एफ दूरी को छोटी एफ फोकस दूरी कहते हैं। या फिर क्या, नहीं यही ठीक है, ये याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र के आधे को, वक्रता त्रिज्या के आधे को, वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो गई कि गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, दर्पण को द्वारक कहते हैं। आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, और उत्तल दर्पण में जहां से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। और हमने आपको ये बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं अब कि वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कैसे कहते हैं, या फिर इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, दोनों के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो हमारा सिर्फ रिवीजन में गया, और वो भी कहां से, लेक्चर 1 से 1 to 7 जो है रिवीजन हो गया। क्या हो गया, रिवीजन हो गया, सॉरी 1 to 6, 1 to 6 क्या हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है। 1 to 6 क्या हो गया मेरे भाई, रिवीजन हो गया, जो कि अच्छा लग रहा है अच्छे से कि हमने आपके प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से खत्म कर दिया 7 दिन की छुट्टी की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग कल क्या पढ़ने वाले, कल पढ़ने वाले कि अवतल दर्पण में एफ बराबर, ये जो छोटी एफ बराबर है r/2 कैसे होगी, और इसमें भी छोटी एफ बराबर r/2 कैसे होगी। कल हम इस चीज को क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ओके दोस्तों, और क्या, और कुछ भी, अपनी मेहनत लगाए रखिए, एक टॉपिक को एक दिन में क्लियर करिए, बस आज के लिए बस इतना ही। और जल्द ही हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पहला चित्र का लेकर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और धन्यवाद।